हेलो। हाँ बेटा, सभी ठीक हैं। चलिए, तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो हमारा है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं बेटा? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे केसी है या केपी है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट देखो, इसको ध्यान से समझने वाली बात है और ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में, तब इन करेक्टरिस्टिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो देखिए। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट डिपेंडिंग ओनली अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स with which we start or the direction from which the equilibrium is attained। क्या मतलब है, क्या कहा जा रहा है बेटा इसमें, इस फर्स्ट पॉइंट में, कि किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। डिपेंडिंग ओनली अपॉन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर सेम है या जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे तुम स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लिया कम लिया, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट उस पर ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। और एक बात और देखो ध्यान देने वाली यहाँ पे, वन मोर थिंग इज ऑफ द रिएक्टेंट्स विच वी स्टार्ट और द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। मतलब इक्विलिब्रियम चाहे फॉरवर्ड से, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड स्टेप में हम चल रहे थे तब इक्विलिब्रियम आया हो, या फिर हमने इधर से प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट की, उस तरफ से इक्विलिब्रियम चाहे आइदर साइड से अटेन हो सकता है। आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन में भी आ सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन में भी। तो इक्विलिब्रियम आया है, चाहे फॉरवर्ड से आया हो चाहे बैकवर्ड से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है सभी को। चलिए सेकंड पॉइंट, इफ़ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, रिएक्शन को यदि हम रिवर्स कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इन्वर्स्ड। मतलब किसी रिएक्शन के लिए यदि हम, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ए से बी बनता है हमारा प्रोडक्ट, और वहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम दिखा दिया। तो इस रिएक्शन के लिए यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैं ऐसे लिख रहा हूँ, के सी इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन में मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए। तो यदि रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब बी से ए बन रहा है अब आपका, तो यहाँ पे अब आप के सी क्या लिखोगे, के सी डैश मैंने इसको कह दिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन के सी। मतलब कैसे लिखेंगे हम, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि यदि कोई रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स्ड हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका हम ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, किसी भी इक्वेशन में जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि उस इक्वेशन को डिवाइड कर दें 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ के। तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा नई इक्वेशन के लिए, वो इनिशियल का स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। जैसे मान लो यही रिएक्शन थी हमारे पास कि ए से बी बन रहा है ना। तो इस इक्वेशन के लिए जब हम के सी लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यदि मैं इस इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको मैं, या 1/2 इस तरह से लिख दो इसको, गिव्स 1/2 ऑफ बी। ठीक है ना। तो अब जो के आएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा के सी डैश मैंने लिखा, उसको सिंपली वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ जो पहले वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, आप कैसे लिखोगे, बी रेज टू पावर हाफ अपॉन में ए रेज टू पावर हाफ। तो दोनों की पावर सेम है तो पूरे का
स्क्वायर रूट वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि भाई इफ़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद इफ़ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, किसी भी इक्वेशन जिसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है, यदि उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डबल कर देते हैं, यानी कि तो क्या होगा, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन इज़ द स्क्वायर ऑफ द k। पहले वाली जो इक्वेशन थी उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा था उसका स्क्वायर हो जाएगा k2, k स्क्वायर बन जाएगा, नया जो कांस्टेंट रहेगा वो। ठीक है, समझ में आती बात। इसको भी हम लोग समझना चाहें तो इसी इक्वेशन की मदद से दिखा सकते हैं। जैसे a से b बन रहा है और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ये लिखा, तो यदि मैं यहाँ पे 2a से आपको 2b मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जो kc डैश मैं लिखूँगा वो क्या करें, उसका पहले वाले का इस इक्वेशन के लिए जो kc आ रहा था उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप दिखा सकते हो यदि इसके लिए हम लिखना भी चाहें kc डैश, तो हम क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। तो ऊपर वाले में इसमें क्या रिलेशन है, ये उससे जस्ट स्क्वायर उसका हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ध्यान रखना, याद रखने वाली पॉइंट है सभी। इफ़ द इक्वेशन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, कोई इक्वेशन जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम k मान रहे हैं, यदि k से लिख रहे हैं, इज़ रिटन इन 2 स्टेप्स, यदि उस इक्वेशन को 2 स्टेप्स में लिख दिया जाए, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स k1 एंड k2, तो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस रिएक्शन का वो क्या रहेगा, k1 इंटू k2। किसी भी रिएक्शन को, इसके हम एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं इस वीडियो के बाद, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि किसी भी रिएक्शन को यदि हम स्टेप्स में लिख देते हैं तो ओवरऑल इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ 2 स्टेप है, चाहे 3 है तो इंटू k3, इंटू 4 है तो इंटू k4, या इस तरह से हम दिखा सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमें मिला है, आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू के बेस पे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ध्यान हो तो, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का आइडिया मिलता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बन रहा है या कितना रिएक्टेंट बचा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के आधार पे हम रिएक्शंस को या इक्वेशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला वो रिएक्शंस जिनको हम कह सकते हैं रिएक्शंस ऑफ हाई एक्सटेंट, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, मतलब बहुत कम रिएक्टेंट बचता है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। दूसरी रिएक्शंस उस तरह की हमने बताई थी कि रिएक्शंस इन विच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे ठीक ठाक रहता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जब आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट लगभग बराबर है, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। और एक ऐसा होता है जहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लो होता है, बहुत कम होता है, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला है उसका आइडिया हमें मिलेगा। और लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट टू द रिएक्शन। मतलब किसी रिएक्शन में यदि आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जितना था उतना ही रहेगा, कम था तो कम रहेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट हालांकि जल्दी आ सकता है या लेट हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि कैटलिस्ट जब आपने ऐड किया तो वो दोनों तरह की रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की स्पीड को सेम एक्सटेंट से इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो इसलिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसका रेशो होता है, तो वो रेशो कांस्टेंट ही रहना है।
ठीक है, समझ में आती है बात। तो नोट्स मैंने साथ के साथ आप लोगों के लिए बना दिए हैं, आपको पूरा स्क्रीन पे, अब यहाँ से देखो पूरा स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है ना। पूरे नोट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या लिखने के लिए नोट डाउन कर लें, ये चीज़ें याद भी होनी चाहिए। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, उन वीडियोज़ में हम अब तक जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू।